हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW कंपनी का फुल गियर पेपर हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस साल के AEW कंपनी के फुल गियर पेपर के ऊपर क्या हुआ और हमें इस साल के AEW कंपनी के फुल गियर पेपर के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और हाँ, आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी फार लंबी हो सकती है क्योंकि हम फुल गियर पेपर को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो लंबी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये रिव्यू देखने के लिए मजा आएगा। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस साल हुए AEW कंपनी के फुल गियर पेपर का रिव्यू और जानते हैं कि इस पेपर के ऊपर क्या हुआ। पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर इस पेपर के प्री शो यानी कि बाइन शो के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आप इस पेपर का पूरा बाइन शो आप AEW कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं और मुझे लगता है कि वो शो आप फ्री में देख सकते हैं, इसीलिए आपको वो शो जरूर देखना चाहिए जिससे कि आपको भी इस पेपर का रिव्यू देखने के लिए फील आए। पर बाइन शो के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस एक्चुअल पेपर की, तो गाइस इस एक्चुअल पेपर की शुरुआत हुई AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक स्टील केज मैच से, जहां पर हमें लुचासोरस जंगल बॉय को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जंगल बॉय अपने एजिलिटी का इस्तेमाल कर लुचासोरस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर लुचासोरस ने जंगल बॉय की मूव्स रिवर्स कर दिए और लुचासोरस ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइस लुचासोरस जंगल बॉय को अपने सिंगल हैंड से स्टील केज के ऊपर फेंक कर पटक रहे थे, जिससे कि इस मैच की शुरुआत में ही जंगल बॉय का खून निकला। और इस मैच की शुरुआत में ही जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर लुचासोरस ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, लेकिन फिर भी जंगल बॉय किक आउट कर रहे थे, जो देखकर सरप्राइजिंगली रिंग के बाहर खड़े हुए क्रिश्चियन केज ने रेफरी से बचते हुए स्टील केज की चाबी निकाली और क्रिश्चियन केज इस मैच के अंदर एंटर करना चाहते थे, लेकिन रेफरी ने ये सब देख लिया और काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आकर क्रिश्चियन केज को यहाँ से ले जाने लगे। पर तब तक क्रिश्चियन केज ने दरवाजा खोल दिया था, इसीलिए लुचासोरस स्टील केज के बाहर आ पाए और यहाँ पर लुचासोरस क्रिश्चियन केज को छुड़वाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जंगल बॉय ने आकर लुचासोरस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर भी किस तरीके से लुचासोरस यहाँ पर अटैक जंगल बॉय के ऊपर कन्वर्ट कर पाए और इसके बाद जंगल बॉय को रिंग के अंदर ले जाकर लुचासोरस एक टेबल और कुछ स्टील चेयर्स भी रिंग के अंदर ले आए, जहाँ पर लुचासोरस जंगल बॉय को सबसे पहले स्टील चेयर की तरफ फेंकना चाहते थे, लेकिन जंगल बॉय ने सरप्राइजिंगली स्टील चेयर का इस्तेमाल कर लुचासोरस के ऊपर बहुत ही बढ़िया कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। जिसके बाद जंगल बॉय और लुचासोरस इनके बीच में फिर एक बार एक बहुत ही बढ़िया मैच चला, जहाँ पर लुचासोरस जंगल बॉय को टेबल की तरफ फेंकना चाहते थे, पर जंगल बॉय ने लुचासोरस की मूव्स रिवर्स कर लुचासोरस को टेबल के ऊपर रख दिया और यहाँ पर जंगल बॉय ने लुचासोरस के ऊपर स्टील केज के ऊपर से एक एल्बो ड्रॉप लगा दिया। जिसके बाद इस मैच के अंदर सभी लोग दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहे थे और इनसाइड पर बैठी हुई जंगल बॉय की फैमिली भी उनके लिए कंसर्न थी, लेकिन फाइनली जंगल बॉय ने लुचासोरस के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि स्नेयर ट्रैप लगा दिया, जो कि सरप्राइजिंग लुचासोरस सहन नहीं कर पाए और लुचासोरस ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जंगल बॉय ने यह मैच जीत लिया है। और फाइनली जंगल बॉय ने अपने बेस्ट फ्रेंड और फिलहाल में अपने सबसे बड़े एनिमी यानी कि लुचासोरस को हरा दिया है। और गाइस हाँ, एक और बात कि अगर आप ये पूरा का पूरा मैच देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप इस साल की फुल गियर पेपर का हर एक पूरा का पूरा मैच देख सकते हैं, क्योंकि इस साल की फुल गियर पेपर का हर एक मैच थोड़ी देर में आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। जो एप्लीकेशन अगर आप कैसे देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स के मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और गाइस ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसीलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इसके बाद हमें इस साल की फुल गियर पेपर के ऊपर डेथ ट्रायंगल अपने ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप द एलीट के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे इस मैच के लिए द एलीट ने AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक किया, तो गाइस यहाँ पर सभी फैंस ने वेलकम बैक कहते हुए द एलीट का AEW कंपनी अंदर स्वागत किया। जो देखा जाए तो ये मैच शुरू होने से पहले ही बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी और यहाँ पर केनी ओमेगा और पाक ने मैच स्टार्ट किया, जिसके बाद हमें लूचा ब्रोस और यंग बक्स भी इस मैच के अंदर एक्शन के अंदर देखने को मिले। और गाइस सच में ये मैच देखने के बाद कहना पड़ेगा कि जितना तगड़ा मैच देकर केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर से गए थे, उससे भी तगड़ा मैच देकर और अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए केनी ओमेगा और यंग बक्स ने इस साल की फुल गियर पेपर के ऊपर अपना कमबैक किया है। क्योंकि गाइस केनी ओमेगा और यंग बक्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस हर बार की तरह ही उनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी और यहाँ पर उनके अपोनेंट भी डेथ ट्रायंगल थे, जिससे कि इस मैच के अंदर इन
दोनों ही टैग टीम्स ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और इस मैच के अंदर ऐसे मूव सीक्वेंसेस और ऐसे स्पॉट्स थे जो कि मैं प्रॉब्ली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि गाइस ये मैच एक पोटेंशियल 5 स्टार मैच था, जहाँ पर अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में यहाँ पर रे फिनिक्स के पास मौका था कि रे फिनिक्स केनी ओमेगा को हरा पाते और यहाँ पर पाक चाहते थे कि रे फिनिक्स हैमर का इस्तेमाल कर केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर यहाँ पर ये मैच जीत लिए। पर रे फिनिक्स ने ऐसा नहीं किया, जो देखकर पाक वैसे ही गुस्सा थे, क्योंकि अगर फिनिक्स ओमेगा के ऊपर अटैक कर देते तो डेथ ट्रायंगल ये मैच सबकी तब जीत जाता। पर रे फिनिक्स ने हैमर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पाक इस मैच के अंदर हैमर का इस्तेमाल करने के लिए आ गए। पर इससे पहले कि पाक हैमर से केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते, यंग बक्स ने पाक को रोक लिया और यंग बक्स, पाक और पेंटा रिंग के बाहर चले गए। पर इनके अंदर केनी ओमेगा रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन पाक ने यहाँ पर आकर फिर एक बार रे फिनिक्स को हैमर दे दिया और पाक ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। और जब केनी ओमेगा रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए जा रहे थे, तब सरप्राइजिंगली रे फिनिक्स ने हैमर से केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया और केनी ओमेगा के ऊपर एक रोल अप पिन कर रे फिनिक्स ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट तो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली द एलीट ये मैच जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर द एलीट के साथ क्या होता है। पर फिलहाल के लिए तो स्टिल है ट्रियोस टैग टीम चैंपियन डेथ ट्रायंगल। और हाँ, यहाँ पर ये मैच चलने के दौरान एक और बताने लायक बात थी, जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि ये मैच चलने के दौरान फक सीएम पंक के चैंट्स हो रहे थे, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें इस साल की फुल गियर पेपरी के ऊपर सेल्फ रिक्लेम टीबीएस चैंपियन नायला रोज अपनी टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप जेड कारगिल के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के लिए नायला रोज ने विकी गरेरो के साथ मिलकर एक डांसिंग कार के अंदर अपनी एंट्रेंस की, जो देखा जाए तो एडी गरेरो के ट्रिब्यूट के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया बात थी। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही जब जेड कारगिल अपने एंट्रेंस कर रही थी, तभी नायला रोज ने जेड कारगिल के बैडीज के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि यहाँ पर जेड कारगिल और नायला रोज इनके बीच में मैच शुरू होने से पहले एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल हो गया और इसी ब्रॉल के साथ ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर दोनों ही जेड कारगिल और नायला रोज इन दोनों ही पावर ऑफ सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं, जहाँ पर नायला रोज और जेड कारगिल दोनों एक दूसरे को उठाकर पटक रही थी और यहाँ पर दोनों ही काफी गुस्से में थी, जो देखकर हम समझ सकते थे कि प्रोबेबली इन दोनों के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पड़ोसी स्टोरी लाइन के अंदर। और कहना पड़ेगा कि हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन चला और इस मैच के अंदर भी अच्छे खासे स्पॉट्स रहे। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली जेड कारगिल ने नायला रोज के ऊपर उन्हीं का फिनिशर यानी कि बीस्ट बॉम्ब लगा दिया और नायला रोज को पिन कर दिया। पर नायला रोज ने किक आउट कर दिया और नायला रोज ने इसका बदला लेते हुए जेड कारगिल के ऊपर उन्हीं का फिनिशर यानी कि जेड लगा दिया। पर इस बार जेड कारगिल किक आउट कर पाए और ये देखकर नायला रोज काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जेड कारगिल ने नायला रोज के ऊपर अपना खुद का फिनिशर जेड लगा दिया और सरप्राइजिंगली आज तक इस फिनिशर के ऊपर कोई किक आउट नहीं कर पाया और नायला रोज भी नहीं, क्योंकि नायला रोज को यहाँ पर पिन कर जेड कारगिल ने ये मैच जीत लिया है और अब भी जेड कारगिल एईडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफिटेड है और फाइनली जेड कारगिल ने अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप रिक्लेम कर ली है। पर इसके बाद हमें इस साल की फुल गियर पेपरी के ऊपर क्रिस जेरिको अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन डेनिसन, क्लूडियो कैस्नोली और सैमी गेवेरा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर सैमी गेवेरा ब्रायन डेनिसन के ऊपर और क्लूडियो कैस्नोली क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिसके बाद इस मैच के अंदर कहानी बहुत ही बढ़िया चली, जहाँ पर इनके अंदर ब्रायन ने सैमी गेवेरा को रिंग के बाहर कर दिया और ये देखकर जेरिको ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ पर ब्रायन और क्लूडियो ने मिलकर दोनों ही जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर सैमी गेवेरा ने क्रिस जेरिको की मदद की और यहाँ पर सैमी गेवेरा और क्रिस जेरिको मिलकर ब्रायन डेनिसन और क्लूडियो के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर फिर एक बार ब्रायन डेनिसन और क्लूडियो ने मिलकर जेरिको और सैमी गेवेरा को रिंग के बाहर कर दिया, जहाँ पर फाइनली ब्रायन डेनिसन और क्लूडियो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और हमें यहाँ पर इन दोनों ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिली है, जहाँ पर इस फाइट का फायदा उठाते हुए क्रिस जेरिको दोबारा से इस मैच के अंदर आ गए और जेरिको ने यहाँ पर आकर ब्रायन या फिर क्लूडियो दोनों में से भी किसी एक को पिन कर ये मैच जीतने का सोचा, जहाँ पर सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा भी यहाँ पर खड़े हुए थे और सैमी गेवेरा यहाँ पर पिन करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि सैमी गेवेरा जेरिको को ये मैच जीतने के लिए देने वाले हैं। पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे सैमी गेवेरा ने इस मैच के अंदर क्लूडियो और ब्रायन को पिन करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर जेरिको काफी सरप्राइज थे और यहाँ पर जेरिको सैमी से कह रहे थे कि सैमी को किसी को पिन नहीं करना, क्योंकि सैमी को क्रिस जेरिको को ये मैच जितवाना है, जो देखकर सैमी गेवेरा भी थोड़े नाराज थे। पर फिर भी सैमी गेवेरा जेरिको के मुताबिक चलने के लिए मान चुके थे, लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर
अंदर एक्सीडेंटली क्रिस जेरिको ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर सैमी गेवेरा काफी गुस्सा हो गए। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर सैमी गेवेरा ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर हम समझ सकते थे कि अब यहाँ पर सैमी गेवेरा बैक डाउन नहीं करने वाले और सैमी गेवेरा भी ये मैच जीतने के लिए आने वाले हैं। और इसके बाद इस मैच के अंदर यहाँ पर चारों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स के साथ साथ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स भी देखने को मिले हैं। जैसे कि सैमी गेवेरा ने इस मैच के अंदर जेरिको के ऊपर अटैक करते हुए जेरिको के ऊपर उनके मूव्स यानी कोड ब्रेकर और वॉल्स ऑफ जेरिको लगाना शुरू कर दिया, लेकिन जेरिको ने इसे रिवर्स कर सैमी के ऊपर ही वॉल्स ऑफ जेरिको लगा दिया, जहाँ पर क्लूडियो बीच में आ गए और क्लूडियो ने जेरिको के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि शार्प शूटर लगा दिया, जिसे कि क्रिस जेरिको ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टैप आउट किया था। पर फिर भी क्रिस जेरिको यहाँ पर ब्रायन डेनिसन को पिन करने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर ब्रायन ने सरप्राइजिंगली जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर बेल लॉक लगा दिया, जिससे कि जेरिको के ऊपर लगातार 2 सबमिशन लगे हुए थे, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। लेकिन यहाँ पर सैमी गेवेरा ने आकर जेरिको को सेव कर लिया, जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली सैमी गेवेरा फिर एक बार जेरिको के साथ काम करने वाले हैं। पर सैमी गेवेरा ने जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि GTH लगा दिया और जेरिको को पिन कर दिया, लेकिन फिर भी जेरिको यहाँ पर किक आउट कर पाए, जिसके बाद बहुत ही बढ़िया मूव्स के चलते इस मैच के कंपेटिटर्स रिंग के बाहर चले गए और क्लूडियो कैस्नोली रिंग के बाहर जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर तभी यहाँ पर ब्रायन आकर क्लूडियो को रोकने के लिए गए, लेकिन क्लूडियो ने ब्रायन के ऊपर रिंग के बाहर अपना फिनिशर न्यूट्रलाइजर लगा दिया, जिससे कि ब्रायन इस मैच से आउट हो गए। और रिंग के अंदर जाकर क्लूडियो सैमी गेवेरा के ऊपर अपना सिग्नेचर यानी कि जायंट स्विंग लगा रहे थे, लेकिन तभी जेरिको ने आउट ऑफ नोवेयर आकर हवा में उड़ते हुए क्लूडियो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट लगा दिया, जिससे कि क्लूडियो ने सैमी गेवेरा को छोड़ दिया। और फाइनली क्लूडियो के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट लगाकर यहाँ पर क्लूडियो को पिन कर जेरिको ने यह मैच जीत लिया है, जो मैच सच में इस साल की फुल गियर पेपर का एक और बहुत ही बढ़िया मैच था। और सच में स्टोरी टेलिंग वाइज ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब देखना पड़ेगा कि आगे जेरिको और सैमी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस साल की फुल गियर पेपर के ऊपर सरया डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस करती हुई दिखाई दी, जो कि सरया का रेसलिंग के अंदर रिटर्निंग मैच था। और ये मैच शुरू होने से पहले भी फिर एक बार यहाँ पर क्राउड ने सरया को वेलकम बैक के चैंट्स करते हुए सरया को रेसलिंग के अंदर वेलकम बैक किया। लेकिन गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ और सरया ने अपना फर्स्ट बम्प लिया, तो यहाँ पर सरया की हालत देखने के लिए काफी नाजुक लग रही थी और लग रहा था कि प्रोबेबली सरया फिर एक बार इंजर्ड हो चुकी है। पर गाइस ऐसा नहीं था और सरया इस मैच के अंदर रेसल कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैच थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे डॉक्टर ब्रिट बेकर ने सरया के ऊपर रिंग के बाहर एक काफी खतरनाक नेक ब्रेकर लगा दिया, जहाँ पर आप पहले ही समझ सकते हैं कि सरया को उनके नेक के अंदर प्रॉब्लम थी और इसलिए उन्हें रिटायर होना पड़ा था। और फिर एक बार यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर सरया के नेक को ही टारगेट कर रही थी, जो देखकर रिंग साइड पर बैठे हुए सरया के भाई भी काफी वरीड थे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सरया उनके भाई के काफी क्लोज है। पर गाइस जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, वैसे वैसे डॉक्टर ब्रिट बेकर फिर एक बार सरया के नेक को ही टारगेट कर रही थी। पर सरया ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर सरया की इतने पुराने मूव्स देखकर यहाँ पर काफी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही थी। और डॉक्टर ब्रिट बेकर और सरया की इस मैच के अंदर केमिस्ट्री भी बहुत ही बढ़िया चल रही थी और देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों पहली बार एक दूसरे को फेस कर रही है। पर ये मैच कुछ बहुत ही बढ़िया मैच तो नहीं, लेकिन गाइज एक ठीक ठाक सा मैच था, जहाँ पर इस मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर सरया के ऊपर बार बार अपने सिग्नेचर यानी कि एयर रेड क्रैश लगाने के लिए जा रही थी। पर उसके अंदर नाकामयाब होने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने फाइनली सरया के ऊपर अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगा दिया। पर फिर भी यहाँ पर सरया ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर सभी फैंस काफी सरप्राइज थे, क्योंकि सभी को सरया के नेक की कंडीशन पता थी। पर ये देखकर जब डॉक्टर ब्रिट बेकर फिर एक बार सरया के ऊपर अपना सिग्नेचर यानी कि एयर रेड क्रैश लगाने के लिए जा रही थी, तो सरया ने इसे रिवर्स कर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर पेज टर्नर लगा दिया। पर ब्रिट बेकर को पिन करने के बजाय सरया ने ब्रिट बेकर के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर पेज टर्नर लगा दिया। और ब्रिट बेकर के ऊपर 2 फिनिशर लगाने के बाद ब्रिट बेकर को पिन कर सरया ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच अपने आप में काफी बढ़िया मैच रहा, क्योंकि सरया कमबैक मैच था। और ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर सरया भी काफी इमोशनल हो चुकी थी, जहाँ पर सरया ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को भी थैंक यू कहा। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के बाद सरया की हेल्थ स्टेटस कैसी है और आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर सरया के साथ क्या होता है। पर इसके बाद में फुल गियर पेपर व्यू पर दिखाया गया कि किस तरीके से MJF अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले बैकस्टेज काफी नर्वस बैठे थे, पर जॉन मॉक्सली अपने मैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। जिसके बाद इस साल की फुल गियर पेपर के ऊपर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर समोआ जो और पावर ऑफ सॉप्स के खिलाफ एक ट्रिपल टेट मैच के अंदर डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही इस मैच के तीनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर तीनों ही वार्डलो, पावर ऑफ सॉप्स और समोआ जो रिंग के बाहर जाकर एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहाँ पर हमें एक्शन रिंग के बाहर भी और रिंग के अंदर भी देखने को मिला। और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और वार्डलो तो इस मैच के अंदर एक पावर ऑफ सुपरस्टार होने के बावजूद काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे, जो देखकर इस मैच के अंदर वार्डलो को देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और ये मैच पावर ऑफ सुपरस्टार्स के बीच में एक मैच
था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स के साथ साथ बहुत ही बढ़िया सीक्वेंसेस भी देखने को मिले थे। और ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहां पर अगर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में समोआ जो को रिंग के बाहर कर रिंग के अंदर पावर ऑफ सॉफ्ट ने वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगा दिया और वार्डलो को पिन कर दिया, पर फिर भी वार्डलो किक आउट कर पाए। और इसके बाद वार्डलो ने इस मैच के अंदर पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर लगातार 3 पावर बम्स लगाए, जो देखकर लग रहा था कि वार्डलो ये मैच काफी जल्दी जीत सकते हैं। लेकिन गाइस, जब वार्डलो पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर तीसरा पावर बम लगाने के लिए गए, तब समोआ जो ने वार्डलो के पीछे से आकर TNT चैंपियनशिप से वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया और हॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर कोकिना क्लंच लगा दिया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट पास आउट हो गए, जिससे कि समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस, समोआ जो बन चुके हैं नए AEW TNT चैंपियन, जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस, सरप्राइजिंगली समोआ जो ये मैच जीत चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे वार्डलो और समोआ जो के साथ क्या होता है। पर गाइस, इसके बाद हमें इस साल की फुल गियर पेपर के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर टोनी शिवानी ने क्रिस जेरिको से पूछा कि जेरिको और सैमी गेवेरा के बीच में एक फॉल आउट हो चुकी है, तो अब इसके बारे में जेरिको क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको और सैमी गेवेरा के बीच में कोई फॉल आउट नहीं हुई। सैमी गेवेरा जेरिको के खिलाफ थोड़े फार कम्पिटिटिव हो चुके थे और जेरिको को पता था कि ऐसा होने वाला है, पर फिर भी जेरिको सैमी गेवेरा को माफ करते हैं। जो बात यहाँ पर जेरिको कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और यहाँ पर आकर जेरिको से बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी ने सुना है कि जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फॉर्मर चैंपियंस के खिलाफ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं और ऑरेंज कैसिडी का एक दोस्त जेरिको के खिलाफ उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच चाहता है और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि टोमोहिरो इशिई है। जो बात यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने कही और इसका जवाब देते हुए जेरिको ने कहा कि अगर इशिई को मैच चाहिए तो जेरिको उन्हें मैच देने वाले हैं, पर इशिई को उनके माइंड से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि इशिई न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक लेजेंड है, क्योंकि जब क्रिस जेरिको न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काम करते थे, तब टोमोहिरो इशिई क्रिस जेरिको के बैग्स कैरी करने का काम करते थे और अब जेरिको इशिई को उनकी जगह दिखाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही और जेरिको यहाँ चले गए। पर इसके बाद जाते जाते जेक हेगर ने ऑरेंज कैसिडी से पूछा कि कैसिडी के बैग के अंदर क्या है, जहां पर बात करते हुए कैसिडी ने बताया कि उनके बैग के अंदर उनकी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप है और अगर जेक हेगर चाहे तो ये चैंपियनशिप लेने के लिए आ सकते हैं। जिस पर बात करते हुए जेक हेगर ने कहा कि वो ये चैंपियनशिप लेने के लिए नेक्स्ट वीक आएंगे, तो अब देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट वीक जेरिको और जेक हेगर के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें फुल गियर पेपर के ऊपर जेफ जेरेट और जे लिथल स्टिंग और डार्बी एलिन के खिलाफ के मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर जेफ जेरेट ने अपने एंट्रेंस के दौरान स्टिंग जैसा मास्क पहनने वाले काफी सारे सुपरस्टार्स को बुला लिया। पर जब डार्बी एलिन और स्टिंग की एंट्रेंस चल रही थी, तब रैम के ऊपर एक बॉडी बैग आ गई और उस बॉडी बैग के अंदर कौन था ये देखने के लिए जे लिथल उस बॉडी बैग की तरफ जा रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर डार्बी एलिन ने यहाँ पर आकर जे लिथल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जबकि जेफ जेरेट के पीछे से स्टिंग रिंग के अंदर आ गए, जो कि जेफ जेरेट को पता ही नहीं था। पर ऐसे ही जेफ जेरेट के ऊपर अटैक करते हुए स्टिंग और डार्बी एलिन वर्सेस जे लिथल और जेफ जेरेट ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होते ही डार्बी एलिन और स्टिंग जे लिथल और जेफ जेरेट को क्राउड के अंदर ले जाकर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर सरप्राइजिंगली डार्बी एलिन एक लैडर लेकर आ गए और डार्बी एलिन उस लैडर के ऊपर चढ़कर जेफ जेरेट के ऊपर कूद रहे थे। पर सतनाम सिंह ने यहाँ पर आकर डार्बी एलिन को कैच कर लिया और सतनाम सिंह ने डार्बी एलिन को रैम के ऊपर फेंक दिया, जो देखकर मैं तो थोड़ा फार कंफ्यूज था, क्योंकि ये नॉर्मल टैग टीम मैच था और अगर ऐसा नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर होता है तो गाइस यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, पर प्रोबेबली यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, या फिर क्या पता AEW कंपनी ने ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कर दिया होगा। पर इसके बाद जब दूसरी तरफ स्टिंग जे लिथल के ऊपर अटैक कर रहे थे और स्टिंग ने जे लिथल को बालकनी से नीचे फेंका, तो फिर एक बार सतनाम सिंह ने जे लिथल को कैच कर उन्हें बचा लिया। पर स्टिंग ने सतनाम सिंह के ऊपर बालकनी से नीचे एक क्रॉस बॉडी लगा दी, जिससे कि सतनाम सिंह भी डाउन चले गए। और इसके बाद डार्बी एलिन और जेफ जेरेट और स्टिंग और जे लिथल चारों ही रिंग के अंदर आए और ये मैच आगे कंटिन्यू हुआ, जहां पर जेफ जेरेट और जे लिथल इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर जैसे डार्बी एलिन और स्टिंग ने दोबारा से इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, वैसे सरप्राइजिंगली जेफ जेरेट ने इस मैच के अंदर अपनी गिटार लेकर उस गिटार से डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन फिर भी डार्बी एलिन नीचे नहीं रहे और डार्बी एलिन डायरेक्टली खड़े हो गए और डार्बी एलिन और स्टिंग मिलकर जेफ जेरेट और जे लिथल के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर फिर एक बार सतनाम सिंह इस मैच के अंदर आ गए। पर इस बार सतनाम सिंह का अटैक रिवर्स कर स्टिंग ने सतनाम सिंह को स्टिंगर डेथ ड्रॉप के लिए पकड़ लिया और डार्बी एलिन ने भी स्टिंग की मदद की और सतनाम सिंह के ऊपर एक ही बार में कफ एंड ड्रॉप और स्टिंगर ड्रॉप लगा दिया, जो कि फिर एक बार इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और इससे सतनाम सिंह और जेफ जेरेट इस मैच से बाहर हो चुके थे और इनके अंदर जे लिथल स्टिंग के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि लिथल इंजेक्शन लगाने के लिए जा रहे थे, पर स्टिंग ने इसे अपने स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट कर लिया और डार्बी एलिन ने मौके का फायदा उठाकर जे लिथल के ऊपर अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगा दिया और जे लिथल को पिन कर डार्बी एलिन ने अपने टीम के लिए
फाइनली ये मैच जीत लिया है, जो मैच भी इस साल के फुल गियर पेपर का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइज आप भी ये पूरा का पूरा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं, जो कैसे डाउनलोड करनी है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन इसके बाद इस साल के फुल गियर पेपर के ऊपर टोनी स्टॉर्म अपनी AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर जेमी हेटर के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच के दोनों ही कॉम्पिटिटर यानी कि जेमी हेटर और टोनी स्टॉर्म रियल लाइफ में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने काफी दिनों तक एक दूसरे के साथ रेसलिंग की है। इसलिए इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की केमिस्ट्री और दोनों ही सुपरस्टार्स के मूव्स भी बहुत ही बढ़िया थे, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं। और गाइज इस मैच के अंदर एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों इस मैच के अंदर अपना 100% नहीं दे रही, क्योंकि मैच शुरू होने के पहले से ही यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दोनों ही सुपरस्टार्स का नाम और दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रहा था और इन दोनों को भी फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतरना था और सच में इन दोनों ने वैसा कर दिखाया है और AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब टोनी स्टॉर्म और जेमी हेटर के बीच में एक स्ट्राइकिंग कंपटीशन चल रही थी, तब जेमी हेटर के स्ट्राइक्स के चलते टोनी स्टॉर्म के नाक से खून निकला और जेमी हेटर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, जो देखकर रेफरी जेमी हेटर को साइड में कर रहा था। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर रेबल ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया और जेमी हेटर ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना सिग्नेचर लगाकर टोनी स्टॉर्म को पिन कर दिया। लेकिन फिर भी टोनी स्टॉर्म ने किक आउट कर दिया, जो देखकर रेबल काफी गुस्सा हो गई और रेबल एप्रन के ऊपर खड़ी हो गई और रेफरी ने रेबल को देखकर रेबल को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। और इसी चीज का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ने जेमी हेटर के ऊपर जेमी हेटर का ही फिनिशर यानी कि रिपकॉर्ड लैरिएट लगा दी, पर फिर भी जेमी हेटर किक आउट कर पाए और जेमी हेटर ने सडनली टोनी स्टॉर्म को रिंग के बाहर कर दिया। और तभी रेफरी की पीठ पीछे डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ पर आ गए और ब्रिट बेकर ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर टाइटल के ऊपर अपना फिनिशर कर्व स्टॉम्प लगा दिया और टोनी स्टॉर्म को रिंग के अंदर कर दिया, जहाँ पर जेमी हेटर ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर टोनी स्टॉर्म का फिनिशर यानी कि स्टॉर्म 0 लगा दिया, पर फिर भी टोनी स्टॉर्म ने किक आउट कर दिया। और इस पॉइंट के ऊपर जेमी हेटर काफी शॉक थी और गाइस पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था। पर इनके अंदर जेमी हेटर फिर एक बार टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर टोनी स्टॉर्म ने इसे रिवर्स कर दिया और डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ पर टर्नबकल एक्सपोज कर रही थी, पर टोनी स्टॉर्म ने जेमी हेटर को उसी टर्नबकल के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि ब्रिट बेकर नीचे चली गई। और गाइस ब्रिट बेकर के नीचे जाते ही जेमी हेटर ने मौके का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म को एक्सपोज टर्नबकल के ऊपर फेंक दिया और फाइनली टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रिपकॉर्ड लैरिएट लगाकर टोनी स्टॉर्म को पिन कर दिया, जिससे कि सरप्राइजिंगली फिर एक बार यहाँ पर एक टाइटल चेंज हो चुका है और गाइस जेमी हेटर बन चुकी है AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर एक बार यहाँ पर एक टाइटल चेंज हो चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब देखना पड़ेगा कि जेमी हेटर के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें द क्लेम्ड इस साल के फुल ईयर पेपर के ऊपर अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स स्वरिन और ग्लोरी यानी कीथ ली और स्व स्विट्जरलैंड के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस हर बार की तरह ही ये मैच भी द क्लेम्ड और स्वरिन और ग्लोरी के बीच के एक बहुत ही बढ़िया मैच की तरह ही स्टार्ट हुआ, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में ही यहाँ पर दोनों ही टैग टीम्स अपने तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी, जहाँ पर शुरुआत में स्वरिन और ग्लोरी इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे और स्वरिन और ग्लोरी एंथनी बोवेंस के लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इंजर्ड हुए आर्म के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे कि स्वरिन और ग्लोरी काफी देर तक इस मैच के अंदर डोमिनेट कर पाए। और एक टाइम के लिए स्व स्विट्जरलैंड ने इस मैच के अंदर एप्रन के ऊपर एक बैरिकेड लाकर रख दिया, तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस बैरिकेड के थ्रू कौन जाता है। पर इसके बाद ये मैच एक अच्छा खासा मैच चला और फाइनली एक टाइम के लिए इस बैरिकेड के थ्रू स्व स्विट्जरलैंड या फिर द क्लेम नहीं बल्कि कीथ ली गए, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और इंजर्ड होने के बावजूद एंथनी बोवेंस ने इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, जो देखकर यहाँ पर काफी मजा आ रहा था। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में स्वरिन और ग्लोरी ने द क्लेम के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगा दिया, लेकिन फिर भी एंथनी बोवेंस ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर स्व स्विट्जरलैंड काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर स्व स्विट्जरलैंड ने मैक्स कैस्टर को रिंग के बाहर कर दिया। और यहाँ पर स्व स्विट्जरलैंड उसी तरीके से मैक्स कैस्टर की उंगलियों को काटना चाहते थे जिस तरीके से उन्होंने बिली गन की उंगलियों को काटा था, पर स्वर वे कर पाते इससे पहले यहाँ पर बिली गन आ गए और बिली गन ने स्वर को रोक लिया। पर इनके अंदर जाने के बाद स्वर चाहते थे कि कीथ ली एंथनी बोवेंस की उंगलियों को काटने के लिए स्वर की मदद करे, लेकिन कीथ ली ने ऐसा करने से मना कर दिया, जो देखकर स्व स्विट्जरलैंड ने कीथ ली को एक स्लैप लगाई और ये देखकर कीथ ली काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर कीथ ली ये मैच छोड़कर चले गए। जो देखा जाए तो इस मैच की एक काफी बड़ी मोमेंट थी और ये देखकर यहाँ पर पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था और काफी खुश था कि कीथ ली ये मैच छोड़कर जा रहे हैं। जिसके बाद द क्लेम ने इस मैच के अंदर स्व स्विट्जरलैंड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और स्वर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर स्वर को पिन कर द क्लेम ने ये मैच जीत लिया है और द क्लेम स्टिल है AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो मैच सच में इस साल की फुल गियर पेपर का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है और कहना पड़ेगा कि फाइनली ट्रियोलॉजी एक बैंगर के साथ खत्म हुई है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आगे स्वरिन और ग्लोरी के साथ क्या होता है। पर गाइज इस सब के
बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल की फुल गियर पे पर व्यू के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एमजेएफ के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आप ये सभी मैचेस काफी जल्दी हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन जहाँ तक बात थी इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जॉन मॉक्सली एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर एमजेएफ जॉन मॉक्सली अटैक को लाइटली ले रहे थे, जो एमजेएफ को भारी पड़ा क्योंकि जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर एमजेएफ ने भी किस तरीके से अपने आप को संभाल कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और एमजेएफ ने भी इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए एक टेबल सेट किया। पर जॉन मॉक्सली एमजेएफ को उस टेबल के थ्रू फेंकने के लिए गए, लेकिन एमजेएफ ने इसे रिवर्स कर जॉन मॉक्सली के ऊपर एप्रन के ऊपर एक टूम्बस्टोन लगा दिया, जहां पर एमजेएफ के पैरों में थोड़ी बार प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार एमजेएफ जॉन मॉक्सली को टेबल के थ्रू रखने के लिए गए, पर जॉन मॉक्सली एमजेएफ के ऊपर टेबल के थ्रू एक पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, जो इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट रही। पर गाइस यहाँ पर एक देखने लायक बात ये थी कि एमजेएफ हील थे और जॉन मॉक्सली फेस थे, लेकिन इस मैच के अंदर सभी लोग एमजेएफ को सपोर्ट कर रहे थे और जॉन मॉक्सली को अपने हर स्ट्राइक के ऊपर काफी तगड़ी बू का सामना करना पड़ रहा था। पर इसके बाद जैसे ही एमजेएफ रिंग के अंदर आए वैसे ही जॉन मॉक्सली एमजेएफ के ऊपर एक पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, लेकिन फिर भी एमजेएफ किक आउट कर पाए, जो देखकर क्राउड काफी खुश था। पर इसके बाद जॉन मॉक्सली के मूव्स को रिवर्स कर एमजेएफ ने भी जॉन मॉक्सली के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर लगा दिया, पर दोनों बार जॉन मॉक्सली ने किक आउट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ जॉन मॉक्सली के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर मॉक्सली ने ही एमजेएफ के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया। पर इस बार रोप ब्रेक ने एमजेएफ को बचा लिया, जिससे कि ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और मॉक्सली एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहे थे कि एमजेएफ ने सडनली यहाँ पर रेफरी को बीच में खींच लिया, जिससे कि रेफरी यहाँ पर नॉकआउट हो गया और यहाँ पर एमजेएफ अपने डायनामाइट डायमंड रिंग का इस्तेमाल करने के लिए गए। लेकिन इतने में यहाँ पर विलियम रीगल आ गए और विलियम रीगल ने यहाँ पर एमजेएफ को डायनामाइट डायमंड रिंग का इस्तेमाल करने के लिए मना किया, जो देखकर एमजेएफ ने डायनामाइट डायमंड रिंग फेंक दी। और इतने में जॉन मॉक्सली ने फिर एक बार एमजेएफ के ऊपर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और दूसरा रेफरी काउंट कर रहा था, लेकिन फिर एक बार एमजेएफ ने किक आउट कर दिया, जो देखकर जॉन मॉक्सली एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर यानी बुलडॉग चोक लगाने के लिए गए, पर इसमें फिर एक बार दूसरा रेफरी नॉकआउट हो गया और यहाँ पर एमजेएफ टैप आउट कर रहे थे, लेकिन काउंट करने के लिए रेफरी नहीं था, जो देखकर जॉन मॉक्सली ने एमजेएफ को छोड़ दिया। लेकिन गाइस तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर विलियम रीगल ने एमजेएफ को अपने नकल्स दे दिए और एमजेएफ ने वो नकल्स उठाकर जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया और मॉक्सली को पिन कर एमजेएफ ने यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। और गाइस एमजेएफ बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो रिजल्ट हमें मालूम ही था कि आने वाला है। पर गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंगली विलियम रीगल जॉन मॉक्सली के ऊपर टर्न हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया तो था, लेकिन गाइस मैंने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, पर फाइनली ऐसा हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जॉन मॉक्सली और विलियम रीगल के बीच में क्या होता है। पर इसी साल का फुल गियर पे पर व्यू ऑफ एयर चला गया, जो पे पर व्यू आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?